हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंटरनेशनल अर्थशास्त्र का औसर लागत का सिद्धांत बताएंगे। जो हैवर्लर का सिद्धांत है, यह व्यापार का नियो क्लासिकल मॉडल है। ठीक है, व्यापार का नियो क्लासिकल मॉडल है। क्लासिकल मॉडल में आपने देखा था दो विचारकों को आपने देखा था, एडम स्मिथ को देखा था और रिकार्डो को देखा था। ठीक है, एडम स्मिथ ने कहा था कि यदि दो देश हैं और दो वस्तुएं हैं तो दोनों को व्यापार तभी करेंगे और व्यापार से लाभ तब होगा जब दोनों में से एक को एक वस्तु में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो, दूसरे को दूसरे वस्तु में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो। ठीक है, किंतु रिकार्डो ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन और क्रांतिकारी सिद्धांत रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया। उन्होंने बोला कि यदि कोई देश दोनों ही किसी भी वस्तु के उत्पादन में कुशल नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है या उसे श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है, तो उसे किसमें उसकी अश्रेष्ठता किस फील्ड में कम है तो वो उसमें विशिष्टीकरण करेगा। और कोई भी अगर राष्ट्र है जिसे दोनों ही क्षेत्र में या कई क्षेत्र में उसे कुशलता प्राप्त है तो उसकी कुशलता किसमें सबसे ज्यादा है तो वह उसमें विशिष्टीकरण करेगा। इस पर हमारी चर्चा हो गई है। किंतु रिकार्डो के व्यापार के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी है कि वो मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात उन्होंने उत्पादन के साधन के रूप में सिर्फ लेबर को लिया। इसकी कमी है कि सारे लेबर तो एक समान होते नहीं, होमोजीनियस होते नहीं, सारे लेबर एक समान नहीं होते, सबकी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग गुण होते हैं। दूसरी चीज, श्रम ही एकमात्र उत्पादन का साधन है नहीं, पूंजी, संगठन, साहस और भी चीजें लगती हैं। तो एक तो ये कमी है उनकी। दूसरी कमी जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि वह सिर्फ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, स्थिर लागतों के आधार पर ही अपने सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं, जबकि लागत की तीनों दशाएं होती हैं और हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां हैबर्लर आते हैं जो नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। उनके साथ एजवर्थ, मीड, मार्शल, लियोन्टीफ, लर्नर, इन सभी अर्थशास्त्रियों का योगदान है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें हम हैबर्लर को लेते हैं, जिनके आधार पर यह औसर लागत का सिद्धांत हैबर्लर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम इन्होंने लागतों को औसर लागत के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, औसर लागत के रूप में व्यक्त किया जिससे मूल्य के श्रम सिद्धांत की समस्या दूर हो जाए। औसर लागत क्या है? औसर लागत को इन्होंने दिखाया कि अगर कोई उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का कितना उत्पादन छोड़ना पड़ रहा है, ये उसकी औसर लागत है। मतलब किसी वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु के कितने उत्पादन को छोड़ना पड़ रहा है। इसके लिए इन्होंने उत्पादन संभावना वक्रों का प्रयोग किया। उत्पादन संभावना वक्रों का प्रयोग किया जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स बोलते हैं। इसके आधार पर इन्होंने औसर लागत वक्र का प्रयोग करते हुए अपने सिद्धांत को दिखाया। तो सबसे पहले हम इस सिद्धांत को समझने से पहले औसर लागतें क्या हैं और उत्पादन संभावना वक्रों के माध्यम से उसे कैसे दिखाया जाता है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी देश है, मान लीजिए दो वस्तुओं का उत्पादन वो कर सकता है, x वस्तु का और y वस्तु का। ठीक है, x वस्तु को यहां ले रहे हैं, x गुड्स को, और y गुड्स को इधर ले रहे हैं। अब अगर अपने वह समस्त संसाधन को x पे लगा ले, मान लीजिए कितना x को प्राप्त कर सकता है, और समस्त संसाधन को y पर लगा दे तो मान लीजिए
इतना y1 प्राप्त कर सकता है। इन दोनों बिंदुओं को आप रख दीजिए ए और ये बी। तो अगर इन दोनों को आप मिला देंगे तो जो ये ए बी रेखा प्राप्त हो गई, यह उत्पादन संभावना वक्र है उस देश के लिए। ठीक है, उस देश के लिए उत्पादन संभावना वक्र है कि वह x वस्तु का कोई मात्रा पैदा कर सकता है या y वस्तु की ओ भी कर सकता है या कोई और संयोग कर सकता है। ठीक है, अब इससे अवसर लागत कैसे प्राप्त होगी? जैसे देखिए, वह अगर इस बिंदु पर है, बी बिंदु पर है, तो उसके पास y की ओ भी मात्रा है, x की कोई मात्रा नहीं है क्योंकि x की 0 मात्रा है। अब अगर वह यहां पे आ जाता है, ठीक है, बी से वह सी बिंदु पर आ जाता है, तो उसने क्या किया, सी बिंदु पर क्या है कि सी बिंदु पर वह x की उसके पास OX1 मात्रा हो गई और y की मात्रा जो बच रही है वह OY1 है। इसका मतलब कि इसने OX1 प्राप्त करने के लिए ये BY1 मात्रा छोड़ा। ठीक है, इसका मतलब इसने प्राप्त करने के लिए अवसर लागत कितनी है? BY1 है। ठीक है, अब अगर और प्राप्त करना हो इतना, तो फिर अब या इस बिंदु पर आ गया, मान लीजिए डी बिंदु पर आ गया, तो अब उसके बाद x इतना हो गया और y की मात्रा घटकर इतनी हो गई। कहने का मतलब इतना x पाने के लिए फिर इतना y छोड़ा। फिर आइए, अगर इतना x और पाया तो फिर इतना y और छोड़ना पड़ेगा y3 पर। कहने का मतलब वह अगर x वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहा है तो उसे y वस्तु का उत्पादन छोड़ना पड़ेगा। यह उसकी अवसर लागत को व्यक्त कर रहा है। और ध्यान दीजिए, यह जो अवसर लागत वक्र है वह स्थिर लागत की दशाओं को व्यक्त कर रहा है। स्थिर लागत की दशाओं को व्यक्त कर रहा है। मतलब क्या निकला कि स्थिर लागत की दशाओं का मतलब कि देखिए, अगर इतना x1 प्राप्त करने के लिए वह इतना y इतना छोड़ा, फिर इतना x प्राप्त करने के लिए इतना y छोड़ा, फिर इतना x प्राप्त करने के लिए इतना y छोड़ा। कहने का मतलब समान मात्रा में अगर x की मात्रा वह बढ़ा रहा है तो उसकी लागत जो y के रूप में व्यक्त है, जितना वो छोड़ रहा है वह भी समान मात्रा में ही है, अर्थात लागतें स्थिर हैं। तो यह जो उत्पादन संभावना वक्र जो भी हैबरलर के सिद्धांत में आप देखेंगे, यदि वह सीधी रेखा के रूप में है तो यह क्या दिखाएगा? यह कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दिखाएगा, अर्थात लागतें स्थिर हैं। इस स्थिति में जो है स्थिर लागत की दशाओं को यह दिखा रहा है। स्थिर लागत या कांस्टेंट रिटर्न भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये स्थिर लागत की दशाओं को दिखा रहा है यदि सीधी रेखा के रूप में अवसर लागत वक्र है। लागत की दो और दशाएं हो सकती है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।